प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुक लाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12 के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भारत लोक और अर्थव्यवस्था पुस्तक में चैप्टर 4 आज शुरू होगा, मानव बस्तियाँ। इससे पहले फर्स्ट बुक जो है वो समाप्त हो चुका है। सेकंड बुक में चौथा चैप्टर मानव बस्तियाँ, जिसे मानव अधिवास भी कहते हैं, आज शुरू होगा। उसमें भी फर्स्ट बुक में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि मानव बस्तियाँ या मानव अधिवास क्या है। इसमें भी मानव बस्तियाँ हैं। दोनों में अंतर क्या है कि वो उस फर्स्ट बुक में जो था वो वर्ल्ड लेवल, विश्व लेवल का संदर्भ में था। ये भारत के संदर्भ में है, भारत के परिप्रेक्ष्य में है। फिर भी ज़्यादातर उसमें और इसमें काफ़ी हद तक मैचिंग है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, जैसा नाम है मानव बस्ती। मानव बस्ती किसे कहते हैं? तो मानव बस्ती से आशा है कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल, संकुल मीन्स समूह, जिसमें मनुष्य रहते हैं। एक परिभाषा तो यही हो गई कि मानव बस्ती का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार का हो, किसी भी आकार का हो और घरों का समूह हो जिसमें मनुष्य रहते हैं, उसे ही मानव बस्ती कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, मानव के निवास स्थान को मानव बस्ती कहते हैं, जिसमें उनके घर, आने जाने के लिए बनाए गए रास्ते और गलियां भी शामिल हैं। तो दोनों में से जो भी आसान परिभाषा हो उसे आप याद कर लेंगे। अब आते हैं बस्तियों के प्रकार। बस्तियों का प्रकार दो प्रकार का होता है, ग्रामीण बस्तियाँ, नगरीय बस्तियाँ। नाम से लग रहा है ग्रामीण मतलब कि गांव और नगर का मतलब शहर। ग्रामीण बस्तियाँ भी चार तरह की होती हैं, गुच्छित या संघत या केंद्रीय बस्तियाँ, दूसरा अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियाँ, तीसरा पूर्वे या पल्ली या पाना या नंगला या ढाड़ी या पाड़ा, इतने ढेर सारे नाम हैं, या टोला। और चौथा होता है परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियाँ। नगरीय बस्तियाँ भी चार तरह का मुख्य रूप से ये जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण है, कार्य के आधार पर दूसरा होता है। तो जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण में कस्बा, नगर, महानगर, मेगा नगर। तो अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ग्रामीण बस्तियाँ। ये छोटे आकार के होते हैं, किसके अपेक्षा? नगरीय बस्तियों के। इनके निवासी कृषि तथा अन्य प्राथमिक व्यवसायों, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन कार्य इत्यादि में संलग्न होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गांव की बस्तियां जो होती हैं वो छोटे आकार की होती हैं। इनमें मतलब मकान अपेक्षाकृत संख्या में कम होते हैं और इनमें जो रहने वाले लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में आपको बताया गया है कि कृषि भी है, पशुपालन भी है, मछली पालन, लकड़ी, जितने भी प्राथमिक, अरे भाई आर्थिक क्रियाएं तीन प्रकार की बताई गई थी, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं वो सब ग्रामीण बस्तियों में होते हैं। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के अभी ऊपर हमने देखा वर्गीकरण के चार प्रकार के होते हैं। पहला है गुच्छित या संघत या केंद्रीय बस्तियाँ। देखिए नाम कई है, गुच्छित या, गुच्छित का मतलब गुच्छे के आकार के, जैसे झुंड, समूह, अंगूर का गुच्छा होता है ना, एक जगह भीड़ लगाना ढेर सारे, उसी तरह से गुच्छित में जो है ये, इसका एक और नाम है संगत। संगत मतलब कम्पैक्ट, काफ़ी घनी बस्तियाँ होगी। या केंद्रीय, केंद्रीय मतलब कि फैले नहीं होंगी, एक जगह सेंट्रलाइज ज़्यादा मकान बने होंगे। तो इनके अर्थ से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। अब देखिए, इस तरह की बस्तियों में मकान एक मार्ग के किनारे किनारे आपस में एक दूसरे से सटे हुए निर्मित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रास्ता है, तो इस रास्ते पर जो मकान बने हैं वो सटे हुए बने होते हैं दोनों साइडों में। ये रास्ता पतली सकरी गलियां भी हो सकती हैं या कच्ची सड़कें भी हो सकती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं संघत या गुच्छित या केंद्रीय बस्तियाँ। अब गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं।
देखिए, जो अभी आपने गुच्छित बस्तियों का पढ़ा है ये भी विशेषता में आ जाएगा, या विशेषताओं के बारे में जो है इनमें भी वर्णन हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि इस तरह के बस्तियों में मकान एक मार्ग के किनारे किनारे आपस में एक दूसरे से सटे हुए निर्मित होते हैं, ये भी विशेषता है। पहला है विशेषता में कि घरों की दो कतारों को सकरी, तंग या टेढ़ी मेढ़ी गलियां पृथक करती हैं। अभी हमने बताया कि जो मार्ग है वो सकरी गलियां भी हो सकती हैं, टेढ़े मेढ़े गलियां भी हो सकती है। दूसरा है ये आयताकार, जो आपको फर्स्ट बुक में भी बताया गया है कि ग्रामीण बस्तियों के जो प्रतिरूप क्या है, आयताकार भी होती हैं, रेखी में भी होती हैं, लाकृति में भी होती हैं, और कभी कभी आकृति विहीन भी होती हैं। तीसरा है इनके घर मकान एक दूसरे से सटा कर बनाए जाते हैं। इनके घर मकान एक दूसरे से सटा कर बनाए जाते हैं। अभी हमने दिखाया कि जो दोनों साइड में मकान बनेंगे रास्ता के या गलियों के, वो सटा सटा करके बनते हैं। चौथी विशेषता है कि इस प्रकार की बस्तियां उपजाऊ मैदानों में व उत्तरी पूर्वी राज्यों बुंदेलखंड, नागालैंड में पाई जाती है। यहाँ चीज़ मैं बता दूं कि इस प्रकार की बस्तियां उपजाऊ मैदानों व जल उपलब्ध वाले स्थानों पर, जहाँ पर जल उपलब्ध होगा वहीं पर बस्तियां बसती हैं, क्योंकि उन्हें पानी मिल जाता है पीने के लिए, खेती करने के लिए। तो उपजाऊ मैदानों व जल उपलब्ध वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां होती हैं। और उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत के जो उत्तर पूर्व राज्य जैसे बुंदेलखंड, नागालैंड में भी गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। पांचवा है इन बस्तियों में रहने वालों को सुख दुख में एक दूसरे से सहायता मिलती है। गांव की सबसे बहुत बड़ी विशेषता होती है कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और कोई सुख दुख में सब लोग एक दूसरे से मिल करके आपस में सहायता करते हैं। ये बस्तियां एक स्थान पर संकेंद्रित होती हैं, थोड़े ही जगह में ढेर सारे मकान बने होते हैं, जिसे हम संकेंद्रित कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी है केंद्रीय बस्तियां। ये तो आपको ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं हुआ। अब प्यारे बच्चों, कभी कभी पूछता है कि गुच्छित बस्तियां जो हैं ये सघन होने के कारण क्या है, क्या कारण है ये सघन होती हैं या गुच्छित होती हैं। तो देखिए, अभी हमने बताया था कि पहला मेन कारण तो ये है कि ये उपजाऊ मृदा व भूजल उपलब्ध वाले क्षेत्रों में बसते हैं। अभी बताया कि जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, जहाँ पर भूमि जल पानी उपलब्ध होगा, वहाँ पर ही पब्लिक बसती है, जिससे घनी होती है। और कृषि के सहयोग करने के लिए वंश और जातियों के साथ मिलकर रहने की भावना से भी ये बस्तियाँ सघन हो जाती हैं। मतलब खेती बाड़ी अकेले थोड़े नहीं होगा, सामूहिक रूप से कुछ लोग जात बिरादर के नाते, कुछ लोग पूर्वजों के एक घर के होने के नाते एक जगह रहना पसंद करते हैं, जिससे बस्तियाँ सघन हो जाती हैं। दूसरी विशेषता यह है, दूसरा कारण यह है जो सघन बस्ती होने का, कि जो कुछ बिरादर ऐसे होते हैं, कुछ जातियाँ ऐसे होती हैं जैसे जाट, गुर्जर, राजपूत, ये जो है एकजुट हो ज़्यादातर एकजुट रहते हैं। अर्थात ये जहाँ भी रहेंगे समूह में रहेंगे, इससे भी बस्तियाँ सघन हो जाती हैं। अगला है कारण मजदूरों, दस्तकारों आदि के आर्थिक सामाजिक बंधनों ने भी बस्तियों को सघन बना दिया है। ज़्यादातर एक तरह के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। अगर मजदूर हैं तो सभी मजदूर ये पसंद करेंगे कि हम लोग एक जगह रहें। कोई दस्तकार, कढ़ाई, बुनाई या कोई कार्य करने वाले हैं, ये भी एक साथ रहना, मतलब आर्थिक रूप से एक जैसे, सामाजिक रूप से भी बंधन में जो बंधे रहते हैं, एक साथ रहने में बस्तियाँ सघन हो जाती है। और चौथा कारण है कि असुरक्षा की भावना से बसीभूत लोग भी बड़ी संख्या में एक साथ। कभी कभी होता क्या है, गांव के लोग समूह में इसलिए रहना पसंद करते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब उनको लगता है कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो चोरी हो जाएगी या हमें जानवरों से खतरा है। ऐसी स्थिति में वो एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो कभी कभी छोटे से प्रश्न बन जाता है। देखिए, जितने भी हैं हेडिंग आसान तो बहुत पाठ है, लेकिन क्वेश्चन इसी में घुमा फिरा देता है कि गुच्छित बस्तियों को सघन होने का कारण क्या है। तभी आपको 4 कारण बताया गया। गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं बताइए, गुच्छित बस्तियां किसे कहते हैं। अब दूसरा विशेषता अभी आप देखिए, अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां। नाम से लग रहा है अर्धगुच्छित, गुच्छा तो है लेकिन आधा है, जिसे हम दूसरा नाम विखंडित बस्तियां भी कहते हैं। ऐसी बस्तियां किसी बड़े संघत गांव के टूटने के कारण बनती हैं। अभी जो आपने गुच्छित बस्तियां पढ़ा, इसमें कोई कारण हो सकता है
इसमें अपनी इच्छा भी हो सकती है या मजबूरी भी हो सकती है। उस गुच्छित बस्तियों से, जिन्हें हम संघत बस्ती भी कहते हैं, उसमें से टूट जाते हैं। कुछ लोग जाकर के थोड़ी दूर पर बस जाते हैं। टूटने का मतलब यह है कि कुछ लोग पृथक होकर के उस बस्ती से दूर जाकर, दूर का मतलब थोड़ी ही दूर पर बस जाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज का एक या एक से अधिक वर्ग स्वेच्छा या मजबूरी से जो दूर जाकर के या उस बस्ती से अलग होकर बसते हैं, वो स्वेच्छा भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है। मजबूरी का मतलब ये हुआ कि जैसे उस गांव में अगर दबंग लोग हैं तो कमज़ोर लोगों को भगा देते हैं कि नहीं तुम जाओ वहाँ रहो, तो वे लोग जाकर के दूसरी जगह थोड़ी दूर पर रहने लगते हैं। अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियाँ उन्हें कहते हैं। इनकी विशेषता क्या है अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियाँ की? कि इस प्रकार की बस्तियाँ गुजरात व राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती हैं। दूसरी विशेषता, प्रायः जमीन के जो मालिक होते हैं, जो धनी व प्रभावशाली व्यक्ति लोग हैं, वो गांव के मध्य में ही रहते हैं और गांव का एक ही नाम होता है। अगर उसमें से टूट करके पृथक होकर के कुछ घर जा कर के पास में बह जाते हैं तो उसका नया नाम नहीं होता है, वो उसी गांव का नाम रहेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ज़मीन बड़े जायदाद धनी सेठ प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो गांव से पृथक होकर नहीं जाते हैं, वो मेन गांव में ही रहते हैं। तीसरा है, मकान एक दूसरे से अलग अलग तो होते हैं लेकिन एक ही बस्ती में होते हैं। तो ये अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियों की परिभाषा है, विशेषता है। इसमें मेन बात यही है कि गुच्छित बस्तियों से अलग होकर के, स्वेच्छा से या मजबूरी से पृथक होकर के कुछ दूरी पर जब अलग बस्ती लोग बना लेते हैं, उसे हम अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियाँ कहते हैं। तीसरा है पल्लवी या पूर्वे या टोला। पल्ली या पूर्वे या टोला। अब अभी आपने देखा कि गुच्छित से टूट करके अर्धगुच्छित बना और अर्धगुच्छित से टूट करके पूर्वे, ये खूब पूछे, देखिए नाम इसके ढेर सारे हैं, पल्ली, पूर्वे, टोला, अभी आगे भी और नाम मिलेगा। तो इनसे अर्धगुच्छित से भी जब अलग हो करके पूर्वे बनते हैं। जबकि आप जाते होंगे कहीं दूसरे गांव में तो पूछते होंगे कि भाई हमें फलाने मिस्त्री के यहाँ जाना है, तो उस टोला में चले जाइए, उस पूर्व में चले जाइए। ज़्यादातर गांव में क्या होता है कि जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक विलगाव, गांव में जाति के हिसाब से पता चला कि जितने बढ़ई लोग हैं बढ़ई का एक टोला बन गया, जितने धोबी लोग हैं उनका एक टोला बन गया, जितने नाई लोग हैं उनका एक टोला बन गया। तो कहने का मतलब है कि जाति व्यवस्था के कारण भी टोला या पूर्वे बन जाते हैं। और ये टोला या पूर्वे जो गुच्छित बस्तियां हैं या अर्धगुच्छित बस्तियां हैं, उनको विखंडित करके, मतलब उनसे अलग होकर के ये बनते हैं। इनका और भी ढेर सारे नाम है, पाना, पाड़ा, पल्ली, नंगला, ढाड़ी। अब पूर्वे या टोला या पल्ली की विशेषताएं। पहली विशेषता तो यह है कि पल्ली बस्तियों में मकान अधिक सटे नहीं होते हैं। जो टोला बनता है, नया बस्ती बनती है, उसमें मकान सटे नहीं होते हैं। दूसरी विशेषता है कि मुख्य बस्ती के साथ एक या अधिक पूर्वे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गांव का एक ही पूर्वा होगा, कई भी पूर्वे हो सकते हैं। तीसरा, भीड़ बढ़ जाने पर बस्ती के केंद्रीय भाग से निकलकर लोग गांव की सीमा से लगे खेतों से घर बनाकर रहने लगते हैं। पूर्वे या टोला बनने के लिए केवल सामाजिक बंधन ही या सामाजिक बिलगाव नहीं है, बल्कि एक कारण ये भी है कि जब गांव में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाता है तो लोग गांव से बाहर जो खेत है उनमें घर बना करके रहने लगते हैं, तो इससे भी टोला बन जाता है। चौथा है, ऐसी बस्तियां कभी कभी तब बनती हैं जब दो बस्तियों के बीच में नदी, सड़कें इत्यादि आ जाती हैं। हाँ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी एक बस्ती है और इसके बीच से मान लो कि रेलवे लाइन निकल गई, नदी निकल गई, सड़कें निकल गई, तो वो दो भागों में बट गया। तो एक तो जिधर ज़्यादा होगा उसे तो हम उस बस्ती को कहेंगे मेन बस्ती, और जो साइड में छोटा या थोड़ा रह गया उसे कहते हैं पूर्वा या टोला या पल्ली। तो पूर्वा या पल्ली बनने के लिए, टोला बनने का एक कारण ये भी है कि बीच में नदी या सड़कें को आ जाना। पांचवा है, कभी कभी अलग अलग पूर्वों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। अभी मैंने बताया विशेष तौर से गांव में
जो पूर्वे या टोले होते हैं वो सामाजिक बिलगा मतलब जाति के आधार पर होते हैं। अभी हमें उदाहरण भी बताया। अच्छा, ये पूर्वे या टोले जो है कहाँ मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में, हिमालय के निचली घाटियों में आदि। तो इस प्रकार से आपको 3 हो गया। पहला हमने बताया गुच्छित, दूसरा बताया अर्धगुच्छित और तीसरा बताया पल्ली या पूर्व या टोला। चौथा होता है जो गांव की बस्तियों का प्रकार है, उसको कहते हैं परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। सामान्यतः ये बस्तियां सुदूर वनों में एकाकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती है। ऐसी बस्तियां छोटी पहाड़ियों पर भी होती हैं, जिनके आसपास के ढालों पर खेत या चरागाह होते हैं। देखिए, परिक्षिप्त या एकाकी, नाम से जैसे लग रहा है एकाकी मतलब एकांत में हो जाना। कभी कभी होता है कि ये बस्तियां सुदूर जंगलों में लोग झोपड़ी बना करके या एक झोपड़ी या कई झोपड़ी बना करके लोग वहाँ समूह में रहना पसंद करते हैं। ऐसी बस्तियाँ ज़्यादातर छोटी छोटी पहाड़ियों पर दिखाई देती हैं, जो पहाड़ के ढालों पर बनते हैं, जहाँ खेत चारागाह भी होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें मकान बहुत दूर दूर होते हैं। मकान से ज़्यादा झोपड़ी होती है जो जंगलों में होती हैं। बहुत कम इसमें समूह में लोग या मकान होते हैं। देखिए, परिक्षिप्त बस्तियों के उत्पन्न होने के कारण, मतलब ये बस्तियां जो एकाकी बस्तियां हैं, ये उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है इनका? तो पहला कारण तो ये है कि अगर ज़मीन उबड़ खाबड़ है, बिहार एकांत है, अनुपजाऊ है, ऐसी स्थिति में कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? दूर दूर जा कर के बसेंगे। मिट्टी अगर भूमि खराब है, भूमि का ऊसर है, उपजाऊपन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग जाकर के दूर जहाँ अच्छी मिट्टी होगी, भूमि होगी, वहाँ बसेंगे। कृषि कार्यों में लगी जातियों में ऊंच नीच की भावना, कभी कभी ऐसा होता है कि एक जात के लोग ऊंची जात नीची जात की एक जगह रहते हैं, तो आपस में प्रतिद्वंद होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, तो नीची जात के लोग दूर जाकर बह जाते हैं। इस तरह से एकाकी बस्तियों को उत्पन्न होती है। भूमि की बाढ़ प्रवणता, बार आ जाए किसी जगह पर, वहाँ के लोग निकल करके दूर जा कर के बस्ती स्थापना कर लेते हैं। परिक्षिप्त बस्तियों का वितरण, ये बस्तियाँ कहाँ मिलती हैं? हिमालय क्षेत्र में, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ऐसी बस्तियाँ पाई जाती हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र और भावर क्षेत्र में भी परिक्षिप्त बस्तियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा का खाडर जो है, वहाँ भी एकाकी बस्तियाँ पाई जाती हैं। असम के वन क्षेत्र में, पूर्वी तथा दक्षिणी राजस्थान में भी ये प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में ग्रामीण बस्तियाँ क्या है और ग्रामीण बस्तियों के जो 4 प्रकार बताया गया, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और चौथा परिक्षिप्त बस्तियाँ, इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।